तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। लाइट के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू। सो लास्ट लेक्चर्स में अपन ने रिफ्रैक्शन को पूरा पढ़ा दिया था और अब रिफ्लेक्शन को पूरा पढ़ा दिया था और अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का सबसे पहला टॉपिक है कि अपन ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करा के आपको दिखाएंगे और इसी के अंदर दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज स्नेल लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। चलो, तो बेटा क्या है, सबसे पहले वी आर टेकिंग अ ग्लास स्लैब। ट्रांसपेरेंट होता है ये ग्लास स्लैब, रिमेंबर दैट। इसके सराउंडिंग में है एयर और इधर मैंने एक लाइट सोर्स रख रहा है। कंसीडर दैट दैट इज अ लाइट सोर्स, दैट इज अ लाइट सोर्स। यहाँ कोई लाइट का सोर्स है जिससे ये रे आ रही है, दैट इज अ इंसिडेंट रे। हिंदी में अपन इस रे को कहेंगे आपतित किरण। किस वेलोसिटी से आ रही है? v1 वेलोसिटी से। और अगर मैंने यहाँ नॉर्मल बना दिया, फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग अ नॉर्मल, सो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज द I1, रिमेंबर दैट। और बाहर वाला जो अपन ने मीडियम लिया एयर, तो दैट इज द विच मीडियम? दैट इज द रेयर मीडियम। आई टोल्ड यू देयर इज अ टू टाइप ऑफ मीडियम, देयर इज अ टू टाइप ऑफ मीडियम। दो तरीके का माध्यम होता है, एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेयर मीडियम, तो यहाँ पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो गए कंपेरेटिवली डेंसर मीडियम। सो लेट्स कम ऑन द डायग्राम। यहाँ पे दो मीडियम है, दैट इज अ ग्लास, ठीक है, और दैट इज अ डेंसर मीडियम, और चारों तरफ है अपना एयर, दैट इज अ रेयर मीडियम। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दैट इज अ सोर्स ऑफ लाइट और यहां से एक रे, लाइट की रे इमिट हुई। मैंने एक नॉर्मल बना दिया। सो दैट इज द एंगल I1 विच इज मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि I1 जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, जिसकी वेलोसिटी v1 है। आगे बढ़े। अब अंदर जाके ये क्या होगा, अपने पाथ से होने वाला है डेविएट। बिकॉज अंदर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अंदर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और डेंसर मीडियम के अंदर लाइट अपने पाथ से हटकर नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है। रिमेंबर दैट, डेंसर मीडियम में लाइट अपने पाथ से हटकर नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है। आई होप एवरीबडी नो व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहां से रे डेविएट हो गई और दैट एंगल विच इज R1 जो रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज अ रिफ्रैक्टेड रे और दैट इज अ नॉर्मल। तो दिस इज अ इंसिडेंट रे। आप ये है होगी आपतित किरण और हिंदी में ये हो गई अपवर्तित किरण। दिस इज कॉल्ड अपवर्तित किरण और दिस इज कॉल्ड आपतित किरण। तो लेट्स सी, ये आपतित किरण होगी, दैट इज द दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, जिसको अपन ने हिंदी में बोल दिया अपवर्तित किरण। अब नीचे वाली सरफेस से जब ये लाइट, नीचे वाले सरफेस से जब ये रे दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, आई मीन टू से रिफ्रैक्ट होगी, सो देखो अंदर तो है डेंसर मीडियम और बाहर चल रहा रेयर मीडियम। सो दोबारा डेविएट होगी अपने पाथ से, और जब अपने पाथ से वो डेविएट होगी तो अब जो कंडीशन आ रही है, पहले लाइट रेयर से डेंसर में आ रही थी, अब लाइट डेंसर से किस में जा रही है? रेयर मीडियम के अंदर। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो रेडियम मीडियम में पार्टिकल बहुत सेपरेटेड होते, दूर दूर होते, तो रे जो है वो अपने पाथ से, आई मीन टू से कि वो नॉर्मल से दूर की तरफ हटेगी, अपने पाथ से अवे हो जाएगी, दूर की तरफ हो जाएगी। सो इस पूरे ग्लास स्लैब में दो सरफेस से अपन ने रिफ्रैक्शन करा है। एक तो ऊपर वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन करा है जिसके अंदर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, और दूसरे केस के अंदर अपन ने रिफ्रैक्शन करा है डेंसर टू रेयर मीडियम में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। दैट्स व्हाई ग्लास स्लैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ही स्लैब के अंदर लाइट दो बार रिफ्रैक्ट होती है, एक रेयर टू डेंसर होती है और एक लास्ट के अंदर डेंसर टू रेयर होती है, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसको पढ़ने के बाद इसकी मैंने दो इक्वेशन बनाई है और वो दो इक्वेशन को समझने के लिए आई हैव टू नो अबाउट द स्नेल लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एवरीबॉडी नो, हर बच्चा जानता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो स्नेल ने एक लॉ दिया किसके अंदर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। ये रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे अपन, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे, परावर्तन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट अपवर्तन। सो स्नेल लॉ का क्या स्टेटमेंट था? तो स्नेल सेज दैट अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू किसके टर्म में? साइन के टर्म में, और नीचे रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू
साइन के टर्म में। तो अगर साइन के टर्म में दोनों एंगलों की, साइन के टर्म में दोनों एंगलों की, इंसिडेंट एंगल हिंदी में बोले तो भाई अपवर्तन एंगल और अपवर्तित एंगल, गॉट इट, समझ में आ गया होगा। हाँ, इंग्लिश में समझ लो, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, ठीक है। आपतन कोण, दिस इज कॉल्ड अपवर्तन कोण। तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू साइन में अगर अपन ले और उनका रेशियो ले, ठीक है, उनका अनुपात ले, तो अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो स्नेल ने सिंपल सा एक लो दिया, स्नेल सेज दैट if I am taking the Snell says that if I am taking the ratio of Snell says that if I am taking the ratio of sin I and sin r, so I will have constant value। स्नेल अपने लो में ये कहता है कि अगर मैं sin r और sin i और sin r का अनुपात लेता हूं, ठीक है, sin i और sin r का अनुपात लेता हूं, तो इनके अनुपात की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या है, फिक्स होगी। और दैट फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, और हिंदी में अपन इसको क्या बोलेंगे, नियत। सो आई होप दैट इज अ वेरी वेरी इजी यू नो व्हाट लो, दैट इज अ स्नेल लो। एग्जाम में कई बार 1 नंबर में 2 नंबर इसको पूछ लेते। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हिंदी में अपन इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज द वेरी इजी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मीडियम फर्स्ट and speed of medium second. I mean to say speed of light in medium second. Sorry, speed of light in medium first, speed of light in medium second. मतलब अपन यही कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था कि लाइट पहले मीडियम से आ रही थी, जहां पे लाइट का वेलोसिटी क्या है v1, फिर लाइट इससे होगी रिफ्रैक्ट, अपवर्तित हो गई, लाइट किसमें गई, ग्लास के अंदर गई, ग्लास में लाइट की स्पीड क्या है v2। तो अगर मैं v1 और v2 का रेशियो ले लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग द रेशियो ऑफ v1 एंड v2, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज सेड टू बी अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं वेलोसिटीज के, स्पीड के, लाइट जो आ रही है वाली स्पीड, और जब रिफ्रैक्ट होने के बाद जब दूसरे मीडियम में जाएगी वाली स्पीड का रेशियो ले लेता हूं, सो दैट रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। यहां पर जो स्नेल कांस्टेंट वैल्यू बता रहा है, दैट कांस्टेंट इज इंडिकेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्नेल ने जिस नियत वैल्यू की बात करी, जिस कांस्टेंट की बात करी, वो कांस्टेंट कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कांस्टेंट कौन है, अपवर्तनांक। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अपवर्तनांक, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम जहां से आ रही है, और अपॉन के अंदर, बटे के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम जहां पे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन दोनों को अपन कंप्यूट करके, इन दोनों को एक बनाकर इसके अंदर लगा रहे, इस ग्लास स्लैब में लगा रहे। सो लेट्स सी फर्स्ट केस क्या था। पहले केस के अंदर मैं पहली सरफेस ले रहा हूं ग्लास स्लैब की। आई एम टेकिंग फर्स्ट केस इन ग्लास स्लैब। तो लेट्स सी, लाइट आ रही है ऊपर से, मतलब रेयर मीडियम में है, रेयर मीडियम में बोले तो वायु के अंदर है, एयर के अंदर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई कंसीडर μ1, ठीक है। तो अगर यहां स्नेलो लगा देता हूं तो स्नेलो कैसे लिखूंगा, साइन I1 इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्ट होने के बाद साइन R1। रिमेंबर दैट, आई बात समझ में। तो अब आपको मैंने अभी बताया है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है क्या, ये दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है, जिस चीज को डिनोट करते हैं, दैट इज द म्यू। इसको अपन क्या बोलते हैं, म्यू। आई क्या बात समझ में। अब इसको लिखने का तरीका देख लो एक बार। पहली सरफेस से अपन रिफ्रैक्शन करा रहे, तो जो रे आई दैट इज द साइन I1, रिफ्रैक्ट होने के बाद साइन R1, बढ़े आगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे, देखो जहां लाइट रिफ्रैक्ट होके चल गई वाला मीडियम ऊपर, लाइट आ रही है μ1 से, रिफ्रैक्ट होके किस में चल गई, μ2 में, तो μ2 का मीडियम ऊपर। आई क्या बात समझ, मतलब सेकंड मीडियम ऊपर, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर।
और जिसके रेस्पेक्ट में लाइट डेविएट हुई है, किसके रेस्पेक्ट में डेविएट हुई है, पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो उस पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। लाइट जब सेकेंड मीडियम में गई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, और पहले वाले मीडियम से जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखेंगे। आई के बात सभी को समझ में? दोबारा मैं एक बार कह रहा हूं, पहले वाले केस के अंदर स्नेलो लगाएंगे अपन तो साइन I1 और साइन R1, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसके डिनोट करते हैं अपन, म्यू से। अब लिखेंगे कैसे, जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है, जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, क्लियर है, और जिसके रेस्पेक्ट में हुआ है, म्यू1 के रेस्पेक्ट में हुआ है, उस म्यू1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। बात आई क्या समझ में? अब एक बात ध्यान रखना है, अगर दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है और पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, तो वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे, पहली वेलोसिटी ऊपर और दूसरी वेलोसिटी नीचे, जस्ट उल्टा। क्योंकि वेलोसिटी के केस के अंदर अपन ऊपर न्यूमरेटर के अंदर उस लाइट की वेलोसिटी लिखेंगे जहां से लाइट आ रही है, और डिनोमिनेटर में अपन उस लाइट की वेलोसिटी लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे जहां लाइट जा रही है। आइए बात समझ। या V1 एयर के अंदर और कहां जा रही है, ग्लास में, तो V2। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में उल्टा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे जहां लाइट गई, दिस इज μ2, किसके रेस्पेक्ट में, पहले वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में, दैट इज μ1। तो इस बात का ध्यान रख लेना, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन सेकंड केस की। अब देखो, अगर सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में ये आ रहा है, ये अच्छा, ग्लास के अंदर लाइट डेविएट नहीं होगी क्योंकि वो डेविएट हो गई, अब वो सेम एंगल से चल रही है, ठीक है, यहाँ एक नॉर्मल बना लिया और यहाँ एक नॉर्मल बना लिया, ठीक है। दैट इंसिडेंस रे फॉर दिस सरफेस, इस सरफेस के लिए ये रे इंसिडेंट हो गई तो एक नॉर्मल क्रिएट कर लिया। अब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो आई टोल्ड यू बिफोर अ सेकंड, ठीक है, अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया कि अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाए तो लाइट अपने पाथ से अवे हो जाती है, आई मीन टू से नॉर्मल से अवे हो जाती है। सो दिस एंगल इज डिनोटेड बाय R2, तो ये हो गया I2, दिस इज R2। अब इस वाले नीचे वाली प्लेन के अंदर भी मैं स्नेल लॉ को लगा देता हूं, तो कैसे लिखेंगे भाई, साइन I2 बिकॉज ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंस एंगल, साइन R2 बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, बड़े आगे इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, सेकंड वाले सरफेस की बात कर रहे। अब सुन लो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है अपन को, तो किस मीडियम में जा रही है लाइट टकराने के बाद, पहले μ1 के अंदर, तो μ1 ऊपर, कौन से मीडियम से आई है लाइट, μ2 से, तो μ2 नीचे। आइए बात समझ में। लेकिन वेलोसिटी के केस में अपन इन चीज को उल्टा कर देते, लाइट जहां से आ रही है वो सेकंड मीडियम है तो उसकी वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी v2, लाइट जहां जा रही है वो एयर है जहां पे लाइट की वेलोसिटी क्या है, v1। तो अपन ने दो सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ उससे दो क्या बना ली, इक्वेशंस बना ली, इसमें भी स्नेल लॉ लगाया और इसमें भी स्नेल लॉ लगाया। और मैं स्नेल लॉ के अंदर पहले बात बता देता हूं कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है दैट इज अ कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट वैल्यू is that constant value which is equals to refractive index। यहाँ पे मैंने आपको नीचे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखा है, 1 रहेगा। अब ये वैल्यू फिक्स है, मतलब एयर कहीं की भी हो, कोई सी भी एयर हो, आई मीन टू से कि हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 ही रहेगा, कि आप कहीं भी चल जाओ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन रिमेंबर दैट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही रहेगा। इसी तरीके से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 रहेगा, और इसी तरीके से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रहेगा। तो ये कांस्टेंट इस तरीके से कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहेगा, कभी भी वेरी नहीं करेगा, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33। अब ये वाटर के लिए कांस्टेंट है, आ रही है बात समझिए, वाटर कोई सा भी हो, लेकिन ये भी उसके लिए कांस्टेंट हो गया। तो इसी तरीके से ग्लास के लिए भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, 1.5। तो ये वैल्यू न्यूमेरिकल के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होती है, न्यूमेरिकल में काम में आती है, इस पे अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर अपन बताएंगे इसको आगे, बड़े आगे। अच्छा, लास्ट में एक बात मैंने बता दूं आपको, अंदर लाइट जब ग्लास में थी तो डेविएट नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है, सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे जेड एंगल का लगाऊं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो R1 that is equals to
I2, रिमेंबर दैट। R1 किसके बराबर हो गया, I2 के बराबर हो गया। अब आगे देखो लेट्स सी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो साइन R1 मल्टीप्लाई साइन I2 एंड साइन R2 इज इक्वल्स टू, में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले वाले का क्या है, μ2 मल्टीप्लाई μ1 एंड μ1 मल्टीप्लाई μ2। सो क्या हो रहा है, μ1 से μ1 गया, μ2 से μ2 गया। आई बात समझ में। अब यहां देखो ध्यान से, R1, where is the R1, there is the R1, so R1 can be written as I2। so इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दी, साइन I1 अपॉन साइन R2, सॉरी R1 के बिहाफ में मैंने लिख दिया I2, और इस तरफ साइन I, समझ में आ रहा है भाई। करा क्या है अपन ने, इस R1 के बिहाफ पर I2 को पुट करा जस्ट, और यहां पर साइन R2 और इज इक्वल्स टू में 1, सॉरी इज इक्वल्स टू में 1। तो देखो I2 से I2 कैंसिल आउट, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो साइन I1 इज इक्वल्स टू साइन I2। इट मींस एंगल I1 इज इक्वल्स टू एंगल R2। तो इस पूरे ग्लास स्लेब का जो अपन ने रिफ्रैक्शन करा उसका एक ही कंक्लूजन है, दैट इज द ओनली वन कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। क्या है वो कंक्लूजन, जो लाइट इंसिडेंट रे का एंगल है ना, दैट इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का एंगल और ये इमर्जेंट रे, जो लाइट बाहर निकलती है उसको अपन इमर्जेंट रे बोलते हैं। लाइट जब बाहर निकलती है तो दैट इज द इमर्जेंट रे, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो अपन ये बताना चाह रहे कि इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है ना, उतना ही एंगल इमर्जेंट रे बनाएगी जब वो ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी। इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो यही बताना है इस ग्लास स्लैब से कि जब भी ग्लास स्लैब से कोई रे किसी एंगल पर इंसिडेंट करके एंटर करती है तो वो सेम एंगल से बाहर निकलती है। बात आई नहीं आई समझ में, बढ़े आगे चलो। तो आज के इस लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे, और अपन आगे वाले लेक्चर के अंदर इसके न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू, स्टे फिट।